गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे एक नए प्रकार की सेना, अर्थात जो साम्राज्य था उसमें सेनाएं किस प्रकार की रहती थी। तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यवस्थित सामंत कहलाते थे। अर्थात इस तरीके से जो व्यवस्थित कार्य होता था, जिसमें जो व्यक्ति होता था वो व्यक्ति सामंत कहलाता था। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों की सभाएं देखिए। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का कार्य करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। अर्थात जहाँ ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ पर उर नामक एक संस्था होती थी जो कार्य करती थी। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए सिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। चीनी तीर्थयात्री फासियन का मतलब यहाँ फाइयान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। इसमें कुछ उपयोगी शब्द जैसे प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, वंशावली, आनुवंशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। ठीक है, इनको आप अच्छे से देखिए। और महत्वपूर्ण तिथियां जैसे गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले हुआ था। ये राजा की सेना देखिए। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी।
इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरई बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, अर्थात इस तरीके से वहाँ का जीवन होता था।